हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्पर्म के बारे में। ये क्लास 12 की बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है और इस चैप्टर के सारे वीडियोज एक सीक्वेंस से हमने प्लेलिस्ट बना करके अपलोड कर दिया है चैनल पर। इसके पीछे के टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जा करके और हर वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम ह्यूमन स्पर्म के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, यहाँ पे टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसके अंदर कैसे स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर्स को, जिसमें आप जो है इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक सेक्शन है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या पाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया मिल रहा है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में से डिवीजन से इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। फिर ये जो अर्ली स्पर्मेटिड बनता है और इसी अर्ली स्पर्मेटिड के मेटामॉर्फोसिस से किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ का। यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण हो जाएगा। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ऐसा होता है। बाकी और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सर्टोरी सेल्स हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है या स्पर्म के मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद यहाँ पे आप मियोसिस, सेल डिवीजन, स्पर्मियोजेनेसिस और लेट स्पर्मेटिड्स जैसे स्ट्रक्चर्स आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दिखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, ह्यूमन स्पर्म के बारे में। ह्यूमन स्पर्म की बात अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होता है, स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होगा, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंड ए टेल। जो ह्यूमन का स्पर्म है उसमें हेड पाया जाता है, नेक पाया जाएगा, मिडिल पीस होगा और टेल होगा। अब देखेंगे कि ये प्रत्येक पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ स्पर्म में हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल है। हेड की बात करेंगे तो इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाएगा और एक कोनिकल कैप लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाएगा, जिसको एक्रोसोम कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होता है स्पर्म के लिए। विदाउट इसके जो है स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज ही नहीं कर सकता है। तो एक्रोसोम भी पाया जाएगा हेड में। उसके बाद नेक की बात करेंगे तो इसमें दो सेंट्रियोल मिलता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल मिलता है। उसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है वो क्या है, तीसरा स्ट्रक्चर्स है मिडिल पीस। मिडिल पीस जो बना होता है वो तमाम प्रकार की माइटोकॉन्ड्रिया यानी अनेक माइटोकॉन्ड्रिया से बना होगा मिडिल पीस। तो माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर भी होगा वहाँ एटीपी का प्रोडक्शन होगा, यानी स्पर्म की मोटाइलिटी के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है वो माइटोकॉन्ड्रिया देगा, जो स्पर्म के मिडिल पीस में पाया जाता है। उसके बाद टेल की बात करें तो जो टेल होता है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+2 अरेंजमेंट में होते हैं। ये 9+2 अरेंजमेंट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का है ये सीलिया या फ्लैजेला का होता है। ऐसे ही स्पर्म के टेल में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर्स, अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे हम स्पर्म का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें यहाँ पे ये सारे पार्ट बनाए गए हैं। इसमें ये हेड है इसका, ये हेड है इसका, उसके बाद ये नेक है और ये मिडिल पीस है और ये पूरा पीछे का टेल है। अब इसमें आप एक एक करके देखते हैं कि ये जो पूरा स्पर्म है, स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटिड से होता है, जिस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस वाले टॉपिक में आपने इसको पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि ये जो पूरा स्पर्मेटोजोआ या जो स्पर्म है
इसके ऊपर जो है मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पाया जाएगा जिसको क्या कहेंगे, एक्रोसोम कहता है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस, ऐसे इलांगेटेड न्यूक्लियस पाया जाएगा जो क्या कंटेन करेगा, क्रोमोसोमल मटेरियल कंटेन करेगा। उसके बाद जो नेक रीजन है उसमें 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल होता है। आपको बता दें कि ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के समय चला जाता है किसमें, ओवा में। किसमें चला जाएगा, ओवा में चला जाता है। और ओवा में फर्स्ट क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। उसके बाद ये डिस्टल सेंट्रियोल होता है। डिस्टल सेंट्रियोल्स जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, बेसल बॉडीज में। किसमें चेंज हो जाएगा, ये बेसल बॉडीज में चेंज हो जाता है, बेसल बॉडी में चेंज हो जाएगा। और जिस बेसल बॉडी से यहाँ पर क्या निकलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो स्पर्म का क्या बनाएंगे, टेल बनाएंगे। और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या हो गया, 9+2 होता है। तो इस तरह से ये स्पर्मेटोजोआ। और यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका जो मिडिल पीस है उसमें स्पाइरल रिंग के फॉर्म में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग होता है। यानी ये जो है एनर्जी का सोर्स, मतलब स्पर्म को स्विम करना पड़ता है तभी ये ओवा तक पहुंच पाएगा। तो इस तरह से इसकी मोटालिटी के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा दी जाएगी। इसीलिए मिडिल पीस को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ स्पर्म कहता है। इसको किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ स्पर्म, या इसको बैटरी ऑफ स्पर्म भी कहता है, बैटरी ऑफ स्पर्म भी कहता है। तो इस तरह से ये किसका स्ट्रक्चर्स हो जाता है, स्पर्म का। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि ये जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम जो है ये स्पर्मेटिड में जो गोल्जी बॉडी होता है, यानी गोल्जी बॉडी का क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन होता है। गोल्जी बॉडी का क्या होगा, ये मॉडिफिकेशन। मतलब स्पर्मेटिड में जो गोल्जी बॉडी पाया जा रहा था वही गोल्जी बॉडी मॉडिफाइड होकर के क्या बना लेता है, एक्रोसोम। और एक्रोसोम का काम क्या होता है, जैसे स्पर्म जब ओवा में इंटर करता है तो इंटर करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो ओवा है उसमें तमाम इन्वेलप पाए जाएंगे, जिस इन्वेलप को डिजॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर जो एक्रोसोम होता है, यहाँ पर इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म है जो ओवा के अंदर यहाँ पर जाते हैं या जाना चाहते हैं, जिसमें से जो पहला स्पर्म है जो इसके अंदर इंटर कर जाएगा, उसके बाद दोबारा दूसरा स्पर्म इसके अंदर इंटर नहीं करता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर इस स्पर्म को ओवा के अंदर इंटर करना है तो इसका जो ये एक्रोसोम है, ये वाला पोर्शन, ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर ये जो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा इन्वेलप है ओवा के बाहर, इसको क्या किया जाएगा, डिजॉल्व किया जाएगा। आप देखेंगे कि जो एक्रोसोम है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपको मिलेंगे, जिसका नाम क्या है, हाइल्यूरोनिडेज नाम है। क्या नाम है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम किसमें पाए जाएंगे, एक्रोसोम में। और यही एंजाइम जो है किसको डिजॉल्व करते हैं, एग इन्वेलप को। यानी ओवा के ऊपर ये जो सारी कवरिंग है इसको डिजॉल्व करने में किसका रोल होगा, एक्रोसोम का। इसीलिए विदाउट एक्रोसोम के स्पर्म ओवा के अंदर इंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि ओवा के बाहर कोरोना रेडिएटा की कवरिंग पाई जा रही है, जोना पेलुसिडा की कवरिंग पाई जा रही है, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस जिसमें व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन्स भी मिल रहा है, और ये जाकर ओवा का न्यूक्लियस यहाँ बीच में मिल रहा है। तो इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पर। तो एक्रोसोम का यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, एक्रोसोम के बारे में बात करें तो ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्पर्म हेड कवर्ड बाय ए
कैप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एक्रोसोम, यानी स्पर्म का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, स्पर्म का कौन सा पोर्शन हो जाएगा, एंटीरियर पोर्शन। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एंटीरियर पोर्शन जो होगा वही क्या होता है, वही जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, इतना वाला, ये एक्रोसोम है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, एक्रोसोम हो जाता है। इस तरह से आप इस चीज को समझ पाते हैं। तो एक्रोसोम के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर्स है और ये फिल्ड विथ एंजाइम्स होता है जो किसमें हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवा में। अब बात करते हैं एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म। स्पर्म की स्विमिंग के लिए जो एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आप जानते हैं, मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किसके, टेल के मूवमेंट के लिए, जो स्पर्म की मोर्टेलिटी के लिए एसेंशियल होगा, और जो एसेंशियल होगा किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। अब बात करते हैं इसमें स्पर्मिएशन क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब स्पर्म बनेगा तो इस स्पर्म को रिलीज किया जाएगा किसमें, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में रिलीज किया जाएगा, और उस रिलीज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहता है। उसके बाद बात करते हैं सीमेन की, यानी स्पर्मेटोजोआ जब किस में जाता है, जब ये वेस डिफरेंस में जाएगा वहां पर सेमिनल वेसिकल्स मिलेंगे, और सेमिनल वेसिकल्स अपना सिक्रीशन स्पर्मेटोजोआ में प्योर्ड कर देते हैं या भर देते हैं, जिससे सीमेन का निर्माण होता है। यानी सीमेन में स्पर्मेटोजोआ और सेमिनल प्लाज्मा होता है। और हम बता दें यहाँ पर जैसे इपीडाइडमिस है, वेस डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। तो इन सभी ग्लैंड्स का भी सिक्रीशन जो है वो स्पर्म की मोर्टेलिटी को और उसकी कैपेसिटी को मेंटेन करता है। तो इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर्स, मतलब सीमेन जो बनता है वो स्पर्मेटोजोआ और सेमिनल प्लाज्मा का बना होता है। अब यहाँ पर एक बात करते हैं एनसीईआरटी की लाइन में, द नॉर्मल ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स नियरली 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस। क्वाइटस मतलब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो उसके दौरान जो ह्यूमन मेल है वो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में रिलीज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए उसमें से जो कम से कम 60% स्पर्म जो है वो नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, और जो 40% उनमें से स्पर्म बचते हैं उनमें बिगोरस मोर्टेलिटी होनी चाहिए, मतलब उसमें बहुत अधिक जो है मोर्टेलिटी होनी चाहिए, तभी जा कर के स्पर्म क्या कर पाएगा, तभी स्पर्म जो है ओवा को फ्यूज कर पाएगा। तो इस तरह से ये स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर्स है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे oogenesis के बारे में।